सर आपने ग्रह पर बात की तो कितने ग्रह हैं और कैसे काम करते हैं ये? जो 7 ग्रह ही हैं और सर राशियों में भी क्या रंगों का महत्व है? और शनि ग्रह पूरे 3 साल लेता है सूर्य का दिन। तो ये जितने भी ग्रह हैं वो किसी व्यक्ति के जीवन में कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर वो खराब हो और यदि वो सही हो? पहली बात तो ये ग्रह कोई खराब और नहीं है। मंगल ग्रह और शनि ग्रह के बीच में क्या अंतर? मंगल ग्रह जो है वो एक प्रकार से ऊर्जा को सुशोभित करता है। जो लोग मांगलिक होते हैं तो कई बार कहते हैं और हम सुनते हैं कि मांगलिक से मांगलिक की शादी नहीं होनी चाहिए और कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। तो मांगलिक दोष क्या है वो? सब मांगलिक दोष होता नहीं, नाम ही गलत है। इसी तरह क्या कुंडली मिलान से शादी सफलता मिलती है शादी में, या बिना कुंडली मिलाए भी शादी कर सकते? पहले से ही सारा कुछ तय है किस लड़की से शादी कैसे करनी है, साक्षात्कार मिलेगा, इस दिशा से होगा, सारा क्या है। शनि के ऊपर जो तेल चढ़ाते हैं वो उसका क्या मैटर है, वो क्यों चढ़ाते हैं? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज हम एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे, जिनके साथ हम आज ज्योतिष शास्त्र पर बात करेंगे। वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर एस्ट्रोलॉजी की ऐसे तो हमने बहुत सी परिभाषाएं सुनी है, बहुत सी अफवाहें फैला रखी है ऑनलाइन। तो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी की क्या परिभाषाएं हैं? देखो एस्ट्रोलॉजी को हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ अर्थ बनता है वो है ज्योतिष शास्त्र में बाद में लगाते हैं। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योति प्लस ईश। ज्योति मीन्स ज्योत, प्रकाश, लाइट, और ईश माने ईश्वर। हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन किया गया है। तो उसका समझा जा सकता है परमात्मा की भाषा, जो ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ऋषि मुनियों ने समझी, ध्यान के माध्यम से, और फिर उसको प्रतिपादित किया अपनी लिपि में, जिसको हम बोलते हैं कुंडली, जन्म हॉरोस्कोप। उसके अंदर जो प्लेसमेंट होता है जब बच्चा पैदा होता है, उस वक़्त की जो पोज़ीशन होती है ग्रह नक्षत्रों की, वो एक चार्ट बन जाता है। उसको बोलते हैं एक्स-रे। एक्स-रे एक होता है, वो फिक्स है, उस क्षण का। उसकी डिकोडिंग करने वाले अलग-अलग लोग हो जाते हैं, जिसको आप एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं या और भी किसी नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण को अगर देखें, तो ज्योतिष तो बहुत विराट शब्द है। हाँ। यानी एक ऐसी साइंस है, कंप्लीट साइंस बोलता हूँ मैं इसको। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो पोजीशन परमात्मा द्वारा नैसर्गिक तरीके से बनाई गई है, वो सारी की सारी फिक्स है। कैलकुलेशन करना एक मैथमेटिशियन का काम होता है। एस्ट्रोनॉमी के तहत उसको कैलकुलेट करके कौन-सी प्लेसमेंट में कौन-सा ग्रह किस डिग्री के ऊपर है, तो ये पूरा चार्ट तैयार हो जाता है। अब इस चार्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे अलग-अलग मानसिकता पर डिपेंड है। तो ज्योतिष का मतलब एक पवित्र शास्त्र, जिससे हमारा जीवन को हम कैसे आगे चलाएँ, किस दिशा में हम चलें, वो उसकी एक बुनियाद होती है। होरोस्कोप के अनुसार हमें अपने आप को चलाना होता है। ये है मेन परिभाषा या मेन उद्देश्य है, जिसके प्रति हम यहाँ बैठे। एक व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करती हैं, किस तरीके से ये? कि एक अंदर ग्रह का निर्धारण होता है, नक्षत्रों का निर्धारण होता है, और साथ में ये देखा जाए तो उसकी गहराई में अगर जाए तो नक्षत्रों के भी कई डिवीज़न हो जाते हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। ये पूरा यूनिवर्स जो है, आप ऐसा मानिए गोलाई में है और 3 से 60 डिग्री का पूरा एक चक्र है। तो अगर इस चक्र को हम 12 भागों में डिवाइड करते हैं, तो 30-30 डिग्री का एक सेगमेंट आएगा। तो 30 डिग्री का एक सेगमेंट आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री का पूरा पटल आ गया। तो 12 राशियाँ इससे निर्धारित, और जो सेगमेंट एक आया, हाँ। उसमें जितने तारे थे, वो तारे उस राशि का बैकग्राउंड होगा, उनको राशि बोलेंगे। अब किसी भी ग्रह में लाइट नहीं है एक्सेप्ट सूर्य को छोड़, बाकी सारे ग्रह लाइट में नहीं है। सूर्य की रोशनी उनसे उनके वातावरण में जब उनकी रश्मियाँ आती हैं ग्रहों की, तो वो अपना प्रभाव डाइवर्जेंट के साथ में हमारे पास पहुँचता है। और लाइट सिर्फ एक सूर्य के अंदर ही है। तारों में लाइट है, क्योंकि वो सूर्य से कई गुना बड़ा है एक तारा, और दूर होने की वजह से हमें टिमटिमाते दिखते हैं, वो दूर है ये। अब देखिए कि जो वास्तव में जो इसका निर्धारण करते हैं ज्योतिष का, तो वो सारे ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ग्रह ऐसे मानो कोई चलता हुआ एक मूवमेंट करता हुआ कोई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, तो वो नक्षत्रों के ऊपर से क्रॉस हो रहा है। एक राशि क्रॉस किया, फिर दूसरी राशि में क्रॉस किया, तीसरी राशि में क्रॉस किया। उनकी अपनी विभिन्न स्पीड है। स्पीड का अध्ययन करके हम देखते हैं भी ये ग्रह यहाँ पहुँच गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसी पहुँच गया फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। और पीछे जो तारे हैं वो जो अपना मेन सोर्स है, जो वो वहाँ से उनको मिलता हुआ नज़र आता है। इस सारे उपकरणों का अध्ययन करना जो होता है एक प्रकार से बहुत रोमांचकारी है, बहुत वैज्ञानिक है, और आप अपने इसको दैनिक जीवन में भी कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो जैसे ही सर आपने ग्रह पर बात की तो कितने ग्रह हैं और कैसे काम करते हैं ये? मेन रूप से देखा जाए तो 7 ग्रह ही हैं, जिसको हम सूर्य, चंद्र और मंगल, बुध, और शुक्र और शनि। बाकी 2 ग्रह राहु, केतु ग्रह न मान के उसको ऐसा माना जाता है, वो एक प्रकार से पोल है, जैसे
हमारे एक्सिस का जो पोल है पृथ्वी का, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को बोलते हैं राहु और साउथ पोल को बोलते हैं केतु। अब इसको समझाने के तरीके से कैसे समझाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है। जब भी कोई एक्सिस पे चीज़ घूमती है, एक्सिस पे करंट फ्लो ज़्यादा होता है। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से इसको ग्रह की दर्जा प्राप्त नहीं है, छाया ग्रह कह सकते हैं या इसको कंसीडर करते हैं, पर इनका प्रभाव बहुत पड़ता है जी। अब ये वो ग्रह जम जाते हैं ऐसे। इसके अलावा भी 3 ग्रह और हैं, जिनका असर बहुत कम होता है। उनको ज़्यादातर ज्योतिष के अंदर बहुत, क्योंकि इनका जो पीरियड है सूर्य के चारों ओर घूमने का, किसी का 284 वर्ष है, तो किसी का अलग-अलग है, तो हाँ। इतना लंबा व्यक्ति जीता नहीं है। इसकी उम्र नहीं होने की वजह से उसको थोड़ा गौण रखते हैं। हाँ। तो ये जितने भी ग्रह हैं वो किसी व्यक्ति के जीवन में कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर वो खराब हों और यदि वो सही हों? पहली बात तो ये ग्रह कोई खराब नहीं है, हाँ। ये धारणा, ये बुनियाद है। परमात्मा ने जो कुछ भी इस सृष्टि में बनाया है, सब कुछ हमारे लिए बनाया है। हमें समझ थोड़ी कम है, इस वजह से हम किसी को बिल्ला लगा देते हैं या लेबलिंग लगा देते हैं कि ये जो है ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है। नहीं है, वो हमारी सोच का परिणाम है। उनकी रश्मियाँ हमारे तक पहुँचती हैं, रश्मियों की वजह से हमारा निर्णय शक्ति बदलती है, क्योंकि प्रकृति अपने पे इल्ज़ाम नहीं लेती। हाँ, बिल्कुल। वो उनकी रश्मियाँ जो पड़ती हैं, जैसे पूरी वेन्स जा रही है ब्लड की, इसके ऊपर से उसकी रश्मियाँ पड़ती हैं, प्लस हमारे पेट की ग्लैंड्स है या और ग्लैंड्स है, उनके जो चक्कर हैं, उनके ऊपर उनका असर पड़ता है। वो फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आते-आते हमारी जो सोचने की प्रणाली है, वहाँ पे अपना असर डालते हैं। इस असर से क्या होता है, हम निर्णय से प्रभावित होके या तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं या हम उस निर्णय को समझ करके हम अपना आगे कार्य कर सकते हैं, तो हमें परिणाम अच्छे आते हैं। हम कहते हैं इस दिन के बाद से हमारा जीवन अच्छा हो गया और इस दिन के बाद से हमारे नुकसान हो गया। ये हम हुँ। अपनी तरफ से सोचते हैं। उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। चूँकि जो ग्रह नक्षत्रों का जो परिणाम है, ये सारा तय है, दिखाई देने वाले ग्रह हैं सारे। हाँ। परंतु इसमें हम लोग अच्छा-बुरा करके और इसको हम सोचे भी अच्छा है, बुरा है, अपने आप को खुद कन्फ्यूज़ करके बैठ जाएँ, तो ये गलत है ये। हमें देखना है सब कुछ अच्छा है, हमें उन ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अपने आप को ढालना है, जो मेन बात है। वो होरोस्कोप अध्ययन से और पता लग सकता है इस वक़्त कौन-सी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही है मेरे पे, उसका मुझे क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या मेरे को अपने आप को वैसा बनाना है, ताकि ये अपना परिणाम अच्छा दे सके। हाँ। और सर मंगल ग्रह और शनि ग्रह के बीच में क्या अंतर है? मंगल ग्रह जो है वो एक प्रकार से ऊर्जा को सुशोभित करता है, तो मांगलिक लोग कहते हैं मांगलिक बन गया। तो मंगल ग्रह का अ, ऊर्जावान जो है उसका प्रभाव, वो सब कुंडलियों में अलग-अलग होता है। और 12 राशियों में है, 12 राशियों में किस राशि में वो कंफर्टेबल है, वो अलग है कि इस राशि में कंफर्टेबल वो खुद नहीं है, जिसको धरातल मिलता है। तो जैसे वो खुद एक राशि, तो उसकी अग्नि तत्व की राशि है मेष, इसका वो मालिक है। दूसरा उसका स्कॉर्पियो राशि बोलते हैं, उसको, जिसके अंदर वो थोड़ा-सा पानी वाली राशि है, तो वो भी उसकी राशि है। एक पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है। हाँ। तो एक पक्ष, दूसरा पक्ष। तो किसी की मेष राशि है, किसी की स्कॉर्पियो राशि है, तो उन दोनों के परिणाम अलग-अलग आएँगे। मंगल वही है, तो कुछ डिग्री बदल जाएगी सूर्य के माध्यम से उसके सापेक्ष, तो वो उसका परिणाम फिर अलग मिलेगा। हम कहेंगे ये राशि अच्छी है, ये खराब है, नहीं, दोनों ही अच्छी है अपनी जगह। तो करोड़ों लोगों की राशि मेष होती है, करोड़ों लोगों की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक भी होती है। तो इसलिए किसी एक को हम ये कह दें ये बहुत बढ़िया है, वो भी गलत है। और जहाँ तक शनि है वो स्लो चलने वाला मूवमेंट वाला प्लेनेट है। मंगल ग्रह जो है लगभग 45 दिनों के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है और शनि ग्रह पूरे 30 साल लेता है एक सूर्य का तो चक्कर लगाने में। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कितना डिफरेंस। उसका है सॉलिड प्रभाव दिखाना, हाँ। दृढ़ता का दिखाना, न्याय का करना। मंगल जल्दबाज़ी, जितने भी फौज में लोग जाते हैं, पुलिस में लोग जाते हैं या भारी भरकम काम करने में लोग हैं या सर्जन हैं या इंजीनियर्स जितने भी हैं, सारे मंगल की वजह से कार्य कर पाते हैं। वो मांगलिक होते हैं क्या। और शनि में इनका रोल ये होता है, अभी इनके कार्यों में थोड़ी-सी धीरे-धीरे चलने की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, दूरी ज़्यादा होने की वजह से। हुँ। मंगल नज़दीक है पृथ्वी के और वो थोड़ा दूर है। हाँ। जो लोग मांगलिक होते हैं तो
कई बार कहते हैं और हम सुनते हैं कि मांगलिक से मांगलिक की शादी नहीं होनी चाहिए और कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। तो मांगलिक दोष क्या है वो? सर मांगलिक दोष होता है नहीं, नाम ही गलत है। मांगलिक मतलब शुभ, हम कहते हैं ना मांगलिक कार्य से आपको आमंत्रित किया जाता है, बट दोष कहाँ से लगा दिया? ये तो मतलब सोचने का विषय बनता है। ऐसा बोला जा सकता है, मंगल इसका कुछ विशेषता लिए हुए है। अब इस विशेषता लिए होने का पर्पज़ ये हुआ, ये आदमी डेयरिंग है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा है और जल्दबाज़ी से निर्णय लेने वाला है, ज़्यादा सोच-विचार करने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा एकाग्र भी है। तो जो लोग बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, उतने एकाग्र भी होते हैं। एक्सीडेंट धीरे चलने वालों के होते हैं। जी। फास्ट चलने वालों के एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, हाँ। क्योंकि उस तरफ पूरा कंसंट्रेट भी है। तो मंगल का शादी से जो लिंक जोड़ा गया है, किसी ज़माने में हमारे परिवारों में आज से कोई 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50-60 साल तक पहले एक परिवार में सारे गए होते थे। पोता भी, दादा भी, सारे ने एक कमरों में एक लिया और बैठ जाते थे। तो वहाँ पे शादियाँ जब 13-14 साल शुरू कर देते, बाल विवाह भी होते थे। हाँ, बाद में। बाल विवाह होते थे और शादियाँ जब हो जाती थी तो छोटी उम्र में, तो कोई 10 साल के बाद किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो वो विधवा हो जाती थी छोटी सी उम्र में, आदमी विधुर हो जाता था। तो उस चीज़ का उन्होंने अध्ययन करके बोला अभी मंगल वाले को मंगल की शादी करा दो, दोष वाले को दोष वाले से करा दो, ऐसा कुछ परिपाटी बनाई गई। हाँ। परंतु मैं इन चीज़ों से ना सहमत नहीं। मेरा मानना ये है कि आप जो हॉरोस्कोप के अंदर जैसा भी लिखा गया है, उसमें देखने की जो ख़ास बात है वो ये है, दोनों के एलिमेंट्स को आप मिलाइए। एलिमेंट्स से मेरा मतलब है 5 तत्वों का शरीर सबका बना हुआ है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जिसमें 4 तत्व का हमारे हॉरोस्कोप के अंदर रोल रहता है। 5वाँ आकाश तत्व तो परमात्मा का स्थान है, वो अलग चीज़ है। तो जैसे अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये 4 तत्व का एक शरीर मानो, 4 तत्व का ये, इन चारों में से एक तत्व ज़्यादा सक्रिय होगा। जैसे किसी का अग्नि तत्व सक्रिय होगा, किसी का वायु तत्व सक्रिय होगा, किसी का जल तत्व सक्रिय होगा, किसी का पृथ्वी तत्व सक्रिय होगा। तो मेन फैक्टर होगा। जैसे हम देखते हैं ना, शादी-ब्याह में लड़ियाँ लगाते हैं, पहले एक बल्ब जलता है, फिर वाला फ़ॉलो करते हैं। बाकी इसी प्रकार शरीर में 4 तत्व, एक तत्व बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, उसे बाकी फ़ॉलो कर रहे होंगे। हाँ। 2 तत्व हॉरोस्कोप से पता लग गया। मान लो किसी का अग्नि तत्व है, अब शादी करनी है उसे, तो कोशिश की जाए अग्नि तत्व की शादी अग्नि तत्व से की जाए, नंबर 1। अच्छा, हाँ। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो अग्नि तत्व की शादी वायु तत्व से कर दी जाए, जिससे वायु और अग्नि आपस में मिलेंगे, हाँ। तो वायु अग्नि को और बढ़ा देगी। यानी वायु का जीवन भी सुधर गया और अग्नि के मिलने से जो ज्वाला ज़रा बढ़ी, विशाल रूप ले लेगी, तो दोनों के जीवन में मिलने से क्या हुआ, जीवन, उनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर, शानदार हुआ। ये मेरी सोच है ये मैं व्यक्तिगत विचार रखता हूँ। और इसी प्रकार अगर अग्नि तत्व को जल से मिला देंगे, जल पानी जो है आग को बुझाने का प्रयास करेगा, दोनों के आपस में ढंग से बनेगी नहीं, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाए। हाँ। तीसरा वायु से हो गया, फिर पृथ्वी तत्व से रह गया, पृथ्वी तत्व से मिलान करेंगे अग्नि का तो पृथ्वी जलेगी, तो इसलिए दोनों वर्जित हो गए। तो एप्रोप्रिएट कौन-सा रहा? वायु और अग्नि का आपस में मिलान। इसी प्रकार जल और पृथ्वी का मिलन होना चाहिए। परफेक्ट शादी बोलता हूँ मैं इसको। जब दोनों मिलेंगे, तो उनके मिलने से क्या होगा, वहाँ हरियाली छा जाएगी, पानी और ज़मीन मिलेगी। हाँ। अगर इसको आगे से जोड़ देंगे तो वो भी परेशान, रिश्ते परेशान। ये मेरे खुद के एनालिसिस का तरीका बताया मैंने, जो मैं खुद करता हूँ और बहुत कुछ देखता हूँ लोगों के जीवन में किस प्रकार की बातें हुई है। मंगल दोष साइड में रख लीजिए, दोष है ही नहीं। दोष मानना मतलब हमारी बुद्धि छोटी है। हम परमात्मा की कायल अवस्था में से शक पैदा कर रहे हैं। हमें उसको एज इट इज़ लेना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। हाँ। तो जैसे सर आपने मांगलिक के बारे में बताया कि मांगलिक क्या होता है, कैसे शादी करते हैं मांगलिक के साथ। तो इसी तरह क्या कुंडली मिलान से ही शादी सफलता मिलती है शादी में, या बिना कुंडली मिलाए भी शादी कर सकते हैं? ऐसा है कि मैंने जैसे लाइन बोली, दोनों के एलिमेंट्स को चेक करना, कुंडली मिलान करना है। हाँ, अगर नहीं भी मिलान करेंगे तो ये सारा प्री डिस्टाइंड है पहले से ही। पहले से ही सारा कुछ तय है, किस लड़की से शादी कैसे करनी है, कहाँ रिश्ता मिलेगा, किस दिशा से होगा, सारा क्या है, हॉरोस्कोप से उसका कुछ अंदाज़ा लगता है कि इस दिशा से मेरा रिश्ता तय होगा, तो उस दिशा से होगा। लड़की की मिलेगी तो यहाँ तक पता लग जाता है किस नाम की लड़की मिल जाएगी, या यहाँ पे ऐसा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, उसकी हाइट कितनी होएगी, या किस प्रकार का बैकग्राउंड होएगा, सारा पता लगाया जाता है। ये सारा डिस्टाइंड है, पढ़ने वाले की कला कितनी है, ये उस पे डिपेंड करता है।
आपको अगर ये लगा दी जाए कि हम करते हैं शादी मिलान करके, तो सबसे बड़ी मेरी तरफ से मूर्खता समझता हूँ मैं। हम लोग क्रेडिट नहीं ले सकते ये, क्योंकि परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले से ग्रह नक्षत्रों की जिम्मेवारी सौंप रखी है। वो खुद तो दिखाई देता नहीं है, पूरा यूनिवर्स है, उसी के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं। तो उनकी ड्यूटी यही है, वो हमारे कर्मों को नोट कर रहे हैं फोकस के माध्यम से। व्यक्ति विशेष की नीयत क्या कहती है, ये परमात्मा देखता है, उसके कर्म के अनुसार देखता है, और उसकी नीयत, उसका इंटेंशन वो परमात्मा देखता है। इसलिए हमें जो भी कुंडलियों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम बात करें किसी के भविष्य के बारे में, तो उसको बहुत सरल तरीके से उसके जीवन का रास्ता मार्गदर्शन करना चाहिए कि तेरा रास्ता ये बना हुआ है, इस स्थिति जाएगा, तेरे को सरलता मिलेगी, तेरा आराम से काम हो जाएगा। न्याय की भ्रमित कर दिया जाए, डरा धमका दिया जाए और उसके उपाय खोजने लग जाए, कोई उपाय नहीं होता किसी प्रकार का। हाँ, अच्छा, सिर्फ इतना ही अपने आप को बदलना होगा। अपने आप हाँ, किसी को लगता है कि कोई उपाय बताने भी चाहिए, तो आध्यात्मिक उपाय की तरफ सोचा जाए। अपने आप को बदलो और उपाय होते आध्यात्मिकता रहे। में उस उपाय ढूँढे जाएँ, ना कि उसको किसी प्रकार से ये कर लेने से फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। मैं सहमत कतई नहीं। ये लोगों के साथ एक प्रकार से मीठी गोली देना है, जो गलत है, खुद के कर्म लोग खराब करते हैं अगर ऐसा करते हैं। क्योंकि कर्मों को देखने वाला कोई है। तो इसके माध्यम से लोगों को भ्रमित में नहीं डालना चाहिए। हाँ, क्या हमारी मृत्यु भी पहले से तय होती है? बिल्कुल तय है, जो चीज़ जिस काल में बनी है, हाँ, लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत उसकी एक्सपायरी डेट उस वक़्त फिक्स हो जाती है। इसको मैं अध्यात्म में जवाब ऐसे देता हूँ, ये भी औरतों से पता लग सकता है। हाँ, परंतु वहाँ पे कंडीशन ये है, अब आप श्वास छोटे ले रहे हैं, हाँ, तो आपकी उम्र छोटी हो जाएगी। हाँ, श्वास लंबे लेंगे तो उम्र लंबी हो जाएगी। एक कर्म करने की ड्यूटी आपको सौंप रखी है। ये लगभग 30% चॉइस आपके पास है कि आप ईमानदारी से काम करें कि बेईमानी से काम करें। आप क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या पहने, क्या ना पहने, कैसा व्यवहार किसी के साथ करें, ये सारी छूट है। 70% होरोस्कोप से फिक्स है, वैसा ही होगा। आपको माता-पिता मिले हैं, पहले से फिक्स थे, आपकी चॉइस के नहीं मिले। इसमें तो अगर बहन-भाई मिले हैं, तो आपकी चॉइस के नहीं है, अपने आप गिफ्टेड है सारे। जो शरीर का ढांचा मिला आपको, ये सारा पहले से गिफ्टेड है। आप नए कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, इसकी सीमा तय है। इस शमशान घाट में जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, बस बना है तो जाएगा, लॉ ऑफ एंट्रोपी की तय है। जो चीज़ बनी है और डिस्ट्रॉय भी हुई। एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी को हम बना नहीं सकते, उसको खपत नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन चलता रहता है ये पूरी प्रकृति का एक देन है, उसके तहत सारा कुछ हो रहा होता है। और दूसरी बात आपने पूछी कि ये ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम हमारा जीवन भी तय कर सकते हैं ना, परंतु क्या होता है, करने से क्या होगा? उसमें तो लिखा होगा कि आप इस पीरियड के बाद यहाँ पे ऐसा हो जाना चाहिए, पर नहीं होता तो आपने कुछ अच्छी कर्म कर लिए, प्लान बचा लिया। उसका अध्यात्म में सपोर्ट ले लिया, आप ध्यान साधना की कर दीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, आप तो बंदी हो गए। मतलब हमारे कर्म डिसाइड करेंगे। कर्मों का बहुत बड़ा लेखन है, हाँ, क्योंकि धार्मिक अकाउंट्स जो हम लेके आते हैं दूसरे जन्म में, वो हमें यहाँ आकर के कुछ निपटाने दे, दोबारा जन्म होगा ही नहीं आपका। जब आप सारे खाते पूरे कर देंगे, तब आपका कुछ बचेगा ही नहीं, कैसे दोबारा आएँगे? धरती पर आने के पीछे कोई मकसद है, तो कभी भी फिर आप निर्लिप्त हो जाएँगे। जब तक लिप्त रहेंगे, तब तक संसार से जुड़े रहेंगे। जब आप संसार की गतिविधि से निर्लिप्त हो जाएँगे, तो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो जाएगा, जिसको लोग में ज़्यादा कहते हैं। तो सर कर्मों से क्या हम अपना जीवन बदल सकते हैं? बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कर्मों का तो सारा खेल है, इस वक़्त सारा क्या हो रहा है? पूरी प्रकृति कितनी परेशान है। प्रकृति परेशान इसलिए है, कि लोगों की जो सोच है, उसकी इंटेंशन है, वो खराब है। इंटेंशन का मतलब ये हुआ, जैसे आपने अच्छा सोचा, तो वो वाइब्रेशन मस्तिष्क से निकल के वायुमंडल फैलेंगे। तो वैसा-वैसा वायुमंडल बनना शुरू हो जाएगा। और अगर नेगेटिविटी से भरा हुआ आपका मानसिक पटल है, तो ये बाहर नेगेटिविटी किरणें देगा, और ये देगा तो सारी सृष्टि पे उसका असर पड़ेगा। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी, वैसी सृष्टि बन जाती है। आप जो सोचेंगे दिन में, सुबह उठते ही, वो दिन भर घटेगा। आप सोचेंगे आज दिन बड़ा शानदार बीतेगा, बहुत मुझे कोई अच्छे कार्य में लिप्त होना पड़ेगा, अच्छी खबरें मिलेगी मेरे को, मैं अच्छा-अच्छा जीवन में काम करूँगा, आज का दिन बड़ा शानदार है। तो निश्चित आपका दिन शानदार बीतेगा, क्योंकि वायुमंडल में आपने संकेत दे ही दिया, और वो वायुमंडल अपना काम कर रहा है। और अगर हम सिर्फ नेगेटिव बोलेंगे, तो वो नेगेटिव प्रभाव मल्टीपल होके वापस आएगा। ये विचार एक जो है बीज के समान होता है। हाँ, हाँ, हम किसी के प्रति कुछ बोलते हैं, तो एक बीज जा रहा है,
वो परमाणु फैल के ना वायरल हो जाता है, जैसे प्रोग्राम में वायरल हो जाता है, कितना फैलता है ये। बिल्कुल वो तो वैसा ही विचार एक फैलता है, एक एग्जाम्पल हो गया। एक कनक का दाना खेत में डाल के आइए ज़मीन पर, एक दाने से कई दाने तैयार हो जाते हैं ना। वो है स्थूल, दिखता है, ये दिखता नहीं है, बस इतना अंतर है। तो जो दिखाई देने वाली चीज़ें में ऐसा हो सकता है, तो मैं दिखाई देने की हो सकता है, तो परमात्मा को दिखाई नहीं देता। सत्ता तो उसकी कायम है ना, हाँ, हम उसको कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। मतलब वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, हमें कोई देख रहा है, उसके इशारे पे हमें चलना है, हम उसके अंदर हैं, हम उसके अंदर हैं मीन्स हम उसकी बाउंड्री को नहीं जान रहे और उसके अंदर हैं, वो हमें यूज़ करके चला रहा है कैसे क मैं देख रहा है परमात्मा जी। इसीलिए हमें समर्पित भाव से ईमानदारी से काम करना चाहिए। मतलब यूनिवर्स हमारी सारी बातें सुनता है। बिल्कुल, हमारी बातों की वायरिंग जितनी जारी वायरल हो रही है, हाँ, आप देखिए जो लोग बड़े हँसते रहते हैं, बात करते हैं, खुश रह के बात करते हैं, सारा दिन खुशी रहती है। हाँ, लोग एक-दूसरे की फालतू की बातें करते रहते हैं, तो नज़रें कहाँ हैं आपकी? अपने पे नज़रें लगाओ ना, दूसरों पे नज़रें क्या की? अपना काम करो तसल्ली से और ख़ास तौर से क्या अपने वचनों के पक्के रहो। जो शब्द बोले गए हैं, खुद ने प्रोमिस किया गया है, कहीं प्रतिज्ञा की गई है, कहीं पर आपने ख़ास तौर से मैरिज पे जो वचन देते हैं बैठ कर के साथ, वो पूरे ज़िंदगी भर तक निभाने होते हैं। अगर आपने नहीं निभाए, तो मतलब आप अपने प्रति खुद ही बेईमान हैं, ईमानदार नहीं हैं। तो परिणाम क्या हुआ? जब आप खुद ही नहीं है, तो दूसरों से उम्मीद काहे क्यों करते हो आप? जब आप अपने शब्दों का खुद सम्मान नहीं करोगे, तो दूसरे लोग आपके शब्दों का सम्मान कैसे करेंगे? सही कहा। इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान, साधना, प्राणायाम की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा, श्वासों के विज्ञान की तरफ होना पड़ेगा, तभी आपके जो कार्मिक अकाउंट है, उनका निपटारा ढंग से होता है। हुँ, नहीं तो जन्म लेना मरना कितना ये सर्कल चलता रहेगा। और आजकल क्या चल रहा है कि ऑनलाइन लोग कुंडली देखते हैं, ऑनलाइन बहुत से ऐप आ गए हैं। तो क्या ऑनलाइन कुंडली देखना सही है या ऑनलाइन कुंडली या ऑफलाइन कुंडली में क्या अंतर है? ऑफलाइन कुंडली जो हाथ से बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं और जो ऑनलाइन कुंडली अपने ऐप डाउनलोड करके ऐप से होरोस्कोप में जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, चाहे वो किसी कंपनी का हो, उस सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होती है लगभग सही हो। हाथ से करने वाले कैलकुलेशन के लिए उसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर बैठेगा। तो ज़्यादातर चांस जो हम मानेंगे गलती होने की वो ऑफलाइन होएगी। ऑफलाइन कुंडलियाँ बहुत आती हैं, देखता हूँ मैं उनमें ज़्यादा नहीं कह सकता तो 40-50% कुंडलियों में गलतियाँ मिल जाती हैं। क्योंकि डिग्री का ज्ञान नहीं होता पूरा, कौन-सा ग्रह किस डिग्री पे रखना है हमें और कौन से उसका मीनिंग किस नक्षत्र के ऊपर काम कर रहा है। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है वो ग्रहों के ऊपर चलता है, जबकि बैकग्राउंड में उसके नक्षत्र काम कर रहे होते हैं। मैंने बताया ना जो स्टार्स हैं, हाँ, वो हाँ। स्टार्स क्या करते हैं फल देना पसंद करते हैं, तो की फलों की दे दी, स्टार्स ने दी। ले जाने वाला कौन है? जो ग्रह उसके ऊपर से क्रॉस होगा ट्रांजिट के दौरान। अब ग्रह क्रॉस होने में 2 साल लग गए, 1.5 साल लग गया, 5 साल लग गए, तो तब तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो ग्रह उसके ऊपर क्रॉस करेगा, वो ट्रक टाइप करेगा, तो वो टोकरी उसके ऊपर रख देगा, फिर ला के उसको पहुँचा देगा। तो ग्रह में खुद में लाइट नहीं है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। पीछे से जो तारों की जो रोशनी है, स्टार्स की जो रोशनी है, लाइट पड़ रही है या उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक जो रेज़ है उसके साथ जा कर के इसी तरह कॉम्बिनेशन करके परिवर्तित करते हैं उनको, फिर वो सूर्य के वायुमंडल में आकर के फिर हमारे पृथ्वी पे पहुँचती है। यानी कि बीच में कई अवरोध आते हैं, उनको क्रॉस करके जो आती है, हमें कहते हैं इस पीरियड के बाद में हमारा पीरियड अच्छा चला जाएगा, जो महादशा के रूप में आएगा, दशा के रूप में आएगा, अंतदशा के रूप में आएगा, वगैरह-वगैरह। तो ये तो सर ये कुंडली देखने में कितना समय लगता है? क्योंकि आजकल है ना ऑनलाइन जो कुंडली देखते हैं वो कुछ 1 मिनट, डेढ़ मिनट में कुंडली बना कर दे देती हैं। तो उसमें कुंडली कितना बनने में तो ज़्यादा देर लगती नहीं है, आप सॉफ्टवेयर सिर्फ आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फिल किया, तो कुंडली बन गई। हाँ, वो तो ऑनलाइन के लिए, अगर ऑफलाइन अगर कुंडली बनवाए तो उसमें कितना टाइम लगता है? ऑफलाइन कुंडली बनवाने की आवश्यकता तब होती है, जब हमें लगता है कि ऑनलाइन कुंडली में डाउट है, तो फिर उसके लिए एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। एक्सपर्ट आप देखिए कि आजकल एप्लीकेशन का ज़माना है। इतनी मेहनत करके शोध करने वाले बंदे बहुत कम मिलेंगे। फिर भी बनाने वाले बेचारे विद्वान बैठे हैं, तो आप उनसे करवा सकते हैं और फिर आप मिलान कर लीजिए ऑनलाइन से, मैच करती है कि नहीं। तो लगता है ये आपका संशय दूर हो जाएगा। मेन बात क्या है, कुंडली बनाना मतलब एक प्रकार का एक्स-रे बनाना। पर एक एक्स-रे बनाने के बाद में आप जैसे हम शरीर का एक्स-रे लेते हैं और हम 10-15 डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो सबके जवाब अलग-अलग आएँगे। बिल्कुल। बहुत कम मैच करेंगे। ऐसा ही कुछ इधर भी है। जिसकी जितनी ज़्यादा साधना की हुई है,
जिसने जितना ज़्यादा ध्यान साधना में लिप्त रहा है, शोध करता है, इतने सालों से है और क्या उसका इंटेंशन है, इन सबको मिला के जो मिश्रण तैयार होता है, वो उसकी पहचान होती है। यदि इस बंदे के पास गए, उसने हमें 2 बातें बताई, बड़ी कीमती रही। सारी बातें लिख देने से भी सही नहीं हो पाता और 2 बातें बताने से काम हो जाता है। ये व्यक्ति विशेष की योग्यता काम करनी होती है और जो बताने वाला विद्वान है, उसके ऊपर भी तो गैर एक्सपर्ट को प्रभाव पड़ रहा है। तो वो किस रेंज में चल रहा है, वो उसको भी पता होता है। तो सर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो राशियाँ हैं उनमें कौन-सी राशि सबसे बढ़िया रहती है? मैं फिर यहाँ बात करना चाहूँगा, कोई भी राशि बढ़िया और खराब नहीं है, सारी राशियाँ एक ऐसी है, हम ऐसे को ऐसा समझ सकते हैं, सबका अलग-अलग महत्व है। आप किसी एक पर्टिकुलर को अच्छा नहीं बना सकते, फलों की टोकरी है, तो किसी फल को बोले भी ये अच्छा फल है, वो खराब है, ऐसा नहीं है। सबका अपना महत्व है, सबको यूनिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हुई है। सारे बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं और किसी के लिए वो खराब भी मालूम होते हैं। तो ग्रह खराब नहीं है, राशियाँ खराब नहीं है। जो व्यक्ति विशेष के ऊपर जो समय चल रहा होता है, उसका ट्रांजिट जो होता है, वो कई बार उनके फेवरेबल नहीं होता। तो वो फेवरेबल नहीं होना मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के कार्मिक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। इस वक़्त इसको किस प्रकार के तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, ये किस प्रकार सफलता का मिलेगा। जैसे मानो बृहस्पति की बात करें, सबसे अच्छा ग्रह और बृहस्पति कैंसर भी देता है। अब देखो नेगेटिव पावर बता दी मैंने। तो बृहस्पति सबको शुभ करता है, बहुत ऊँचाइयों पे लोग ले जाते हैं उसको। तो ये क्या आता है 16 सन दशा है। तो किसी की कुंडली में बृहस्पति बहुत शानदार परिणाम देगा। किनका देगा? जो उसकी मित्र राशि होंगी, जैसे मेष राशि होएगी, धनु राशि होएगी या आप ऐसा मान लीजिए कर्क राशि होएगी हाँ। या वृश्चिक राशि होएगी या मीन राशि होएगी। इनको अच्छा परिणाम देगा क्योंकि बृहस्पति उसके मित्र मंडली के ग्रह हैं, वो सारा उसी प्रकरण में चलता रहेगा। हाँ। अब यही दशाएँ कुंडली बनी हो कि किसी वृषभ राशि आ जाए, टॉरस या आ जाए मकर राशि आ जाए या कुंभ राशि आ जाए, उस कंडीशन में बृहस्पति की दशा शुरू हो जाए उसको, तो उसको अच्छा परिणाम नहीं नहीं। क्योंकि वो उसके लिए सिग्निफिकेटर नहीं है। यानी किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वो अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो राशियाँ कोई खराब नहीं, ग्रह कोई खराब नहीं, सारे एक्सीलेंट है। इवन तो केतु बहुत शानदार ग्रह है, राहु बहुत शानदार ग्रह है, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। हाँ। मेरे को समझ नहीं आता, ये क्यों डरते रहता है ये? आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझिए, फिर अपनी कैरेक्टरिस्टिक समझिए, फिर देखिए मैं कहाँ अपने आप को बदल करके इन जैसा बनना चाहूँ या मैं इनके अनुसार चलना चाहूँ, तो मैं अपने आप को कैसे ठीक कर लूँ? हाँ। बदलना खुद को होगा, ग्रह नक्षत्रों को बदलने की ताकत किसी में हिम्मत पैदा नहीं हुई आज तक। जो ये कह सकते हैं ना इस ग्रह को हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये सब मेरे समझ से परे है। हाँ। और सर राशि में भी क्या रंगों का महत्व है? बहुत बेहतर बेटा। देखो क्या है जैसे बृहस्पति येलो कलर का सिग्निफिकेटर है, शनि ग्रह ब्लू का है, राहु जो है उसका ब्लैक है, केतु का ग्रे कलर है, शुक्र का क्रीम कलर, मंगल का रेड कलर और बुध ग्रह का हरा कलर और इसके अलावा मंडे उसका व्हाइट है। तो अलग-अलग कलर से डिनोट किया जाता है। अगर हम इसकी रात्रि वक़्त दूरबीन से भी देखेंगे ना तो हम इसके कलर का वहाँ से जो अंदाज़ा हमें लगता है वास्तव में ऐसा ही है। क्योंकि क्या है कुछ ग्रहों में ज़मीन है, किसी में नहीं है। हाँ। जैसे शनि ग्रह देखेंगे तो एक प्रकार की वायु ही है, अच्छी छल्ले वायु बने हैं, बृहस्पति भी ऐसे ही है। चंद्रमा के अंदर सॉलिड है और ये मंगल में भी सॉलिड है, उम्मीद है। तो किसी में है, किसी में नहीं है, बुध में भी है। तो ऐसा करके किसी में है, किसी में नहीं है। तो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि साइंटिस्ट ने उसको निकाला हुआ है, उसके आधार पर उनके कलर होते हैं। जैसे मंगल में जाएँगे तो वहाँ ज़मीन भी वैसी है। तो वैसा ही कलर हमें मानते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। कपड़ों पे पड़ता है, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए हमें, किस कलर के मकान में रहना चाहिए, किस दिशा के मकान में रहना चाहिए, हिंसा फर्क पड़ता है, वास्तु से चला जाता है। ज्योतिष वास्तु कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। आप भी हॉरोस्कोप से सारा कुछ पता पा सकते हैं, किस प्रकार के मकान में रहना चाहिए हमें, कौन-सी दिशा का मकान रहना चाहिए या पूरी सिटी के कौन-से एरिया में रहना चाहिए और मकान बनाना कब चाहिए। आपके मकान बनाने की दिशा समझ में आती है भी आप जब पीरियड ये 36 साल के बाद आएगा या 38 के बाद आएगा तो यहाँ मकान बनना आपके लिए शुभ लाभ देगा। ये बात हमें ज्योतिष से पता लग गई और हम कह दें इसको उपाय बताओ हम तो 20 साल बनाना चाहते हैं। ये क्या उपाय है इसका? मेरी समझ में कोई उपाय नहीं है, आप करके देख लीजिए परिणाम अच्छे हैं, ठीक है नहीं तो आप और चलना उसके अनुसार ही होगा। जो आप परिणाम चाहते हैं, वो आपकी दशाएँ ही निर्धारित करती हैं। मनुष्य के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जो है ग्रहों की दशाओं को बदल देवे या उसके परिणाम को बदल देवे। हाँ, अपने अच्छे कर्म की वजह से उनके जो नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं किसी समय में, उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। किसी के भाग्य को प्रॉपर ही बदल देवे, नहीं हो सकता।
उसके भाग्य को आप थोड़ा सुंदर बना सकते हैं, थोड़ा-सा और अच्छी तरह प्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं अपने कर्मों के बारे में, जिसमें ईमानदारी की मात्रा ज़्यादा है। हुँ। जैसे सर आपने मकान की बात की तो जैसे न्यू मकान बनाने के लिए कौन-सा डायरेक्शन है वो सही रहता है? देखो जनरली तो वास्तु में सारी दिशाएँ मेरे हिसाब से तो अच्छी, मैं तो किसी की बुरा नहीं कहता क्योंकि मैंने खुद का मकान अपना दक्षिण दिशा में बनाया हुआ है। जनरली जो खूब फैला हुआ है, वो फैला हुआ है कि दक्षिण में मकान नहीं होने चाहिए। हाँ। तो ये एक भ्रांति है, बल्कि मैं इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हर शहर का दक्षिण इलाका और कुछ लोगों के हाथ में होता है। अब मैंने आपको सूत्र बताया, वहाँ पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे, धनवान लोग ज़्यादा मिलेंगे। अब इस सूत्र को पूरे विश्व में लागू करिए। जहाँ आप मकान में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उसको देखिए दक्षिण इलाके में क्या है, तो वो इलाका संपन्न लोगों के पास होगा, पहली बात। फिर आप पूरे अपने राज्य को देखिए पूरे भारत के, तो जो दक्षिण वाले इलाके हैं सारे पावरफुल लोग हैं, इंडस्ट्री वहाँ है, सारे विद्वान लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वहाँ की पढ़ाई अच्छी मानी जाती है। फिर विश्व को देख लीजिए, साउथ और वेस्ट सबसे पावरफुल लोग हैं विश्व के। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, पाठ पूजा वाले लोग ज़्यादा होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो इलाका डाउन होता है। हमारी पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इस प्रकार। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो हमारे को मकान भी इसी के अनुसार बनाना होता है कि सूर्य की किरणें जो सुबह-सुबह कॉस्मिक रेज़ आ रही होती हैं उसकी, हाँ। ये पूरे होने के 2-3 मिनट, 5 मिनट तक मानो इतनी पवित्र किरणें होती हैं कि हमारी पृथ्वी पे सौ-सौ फुट पे पेड़ के जंगल बने हुए हैं, उसी दिशा में ही है। तो वहाँ से टकरा करके पानी की बूंदों से किरणें आ रही होती हैं, बड़ी प्यूरीफाई होती है। उसमें 2 मिनट की किरणें हमें ज़रूर देखनी चाहिए ऐ-पलट। मैं इसको ऐसे बोलूँगा, किसी को भ्रम फैल गया भी सूर्य ग्रह कमज़ोर है उसको कोई, या तो है नहीं वो, फैल गया या किसी ने बता दिया। तो मैं उपाय बता रहा हूँ यहाँ पे, सुबह सूर्योदय होने से पहले उठिए और सूर्य को लगातार पहली किरण से हाँ। देखिए 2 मिनट तक, ऐ-पलट, और दोनों हाथ फैला के उसका शुक्रिया अदा कर दीजिए, प्रभु तेरा शुक्रिया, क्योंकि परमात्मा का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो वही है, हाँ। जो इस धरती को लाइट देता है। और नमस्ते करके आप वापस आ जाइए, आपको 2 मिनट में भरपूरता के साथ में कई अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये हुँ। आप खुद तय कर। सर जो न्यू मकान बनाते हैं उसमें मतलब इम्पैक्ट डालते हैं, टॉयलेट बाथरूम का इम्पैक्ट डालते हैं, वो कौन-सी दिशा में होने चाहिए? टॉयलेट को देखिए राहु ग्रह से विरोध करते हैं, हाँ, हाँ। और जो टैप लगी होती है वाटर की वो केतु ग्रह होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बाथरूम, टॉयलेट वगैरह जो है घर में कम से कम हो। अच्छा। नंबर 2, ये होने कहाँ चाहिए? जो इसकी बेस्ट पोज़ीशन है वो है नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट। हाँ। और अगर पानी का ही मामला है तो पानी नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, 3 डायरेक्शन में। हाँ। टॉयलेट को साउथ में भी ले सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी ले सकते हुँ। हैं, वेस्ट में भी ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में। क्योंकि क्यों लेते हैं? अच्छा। सूर्य का जो प्रकाश होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, 5 बजे के टाइम का होता है, तो लोग सुबह 5 बजे करते हैं। लगभग 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का जो समय होता है उसमें इंफ्रारेड रेज़ आ रही होती है। तो वो रेज़ जो आ रही होती है, वो रेज़ हमारे को किचन के अंदर चाहिए होती है, क्योंकि किचन में सब्जियाँ कट रही हैं, उबाले आ रहे हैं, कोई बैक्टीरिया, थाउज़ेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, वो जल रहे हैं, उबाले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, तो उनकी जो स्मेल होती है ना, तो वहाँ काम करने वाली विधि है, हाँ। उससे प्रभावित है। अच्छा। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो इंफ्रारेड रेज़ आ रही हैं 3-4 घंटे की धूप की वजह से सुबह के टाइम में, हाँ। वो उसको काउंटर करती है, ताकि उसके जो नेगेटिविटी वाला पार्ट है वो सख्त हो जाए, और सारी बीमारियाँ साउथ ईस्ट से आती हैं, इसलिए किचन को साउथ ईस्ट में बनाते हैं। और वैसे ही वो जो सन चलता है दोपहर के बाद साउथ में, फिर साउथ वेस्ट जाएगा, फिर वेस्ट में जाएगा, तो वेस्ट में आते-आते वही जो किरणें इंफ्रारेड थी वो अल्ट्रावायलेट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ। वो रेज़ वहाँ पहुँचेंगी तो वो टॉयलेट और बेडरूम में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको खत्म करने के लिए ज़रूरी होती है। हुँ। तो सुबह की किरणें किचन के लिए और पूजा-पाठ, पढ़ाई के लिए, शाम की जो किरणें हैं वो टॉयलेट वगैरह को एक प्रकार से वायरस क्लीन करने के लिए, जो भी इसलिए टॉयलेट की दिशा पर इधर से इसी तरफ होती है। तो राहु और केतु कई बार हम पर बुरा असर डालते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय? राहु और केतु में एनर्जी ज़्यादा होती है, बुरा असर तो मैं नहीं कह सकता, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको संभालने के लिए हमारे को वैसा अपने आप को बनाना होगा। तो उसका मीनिंग ये हमारा जो कंसंट्रेशन का लेवल है बहुत कम है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने आप को मेडिटेट करना होगा। जैसे हम मेडिटेशन के फील्ड में आएँगे,
तो जितनी भी रेज आ रही है हमारे लिए कंपेटेबल हो जाएगी। राहु जो होता है संसार में धकेलता है। हाँ सर। जितना भी आकर्षण है, जितना कुछ भी वर्ल्डली आपको छीना झपटी वाद आज आजकल जो कंफ्यूजन चल रहा है, वो सारा राहु की देन है। आदमी को भरपूर कर देता है अचानक से कंफ्यूजन करके और केतु संसार से हटाता है, अध्यात्म का मालिक है ये। तो डरने वाली तो कोई बात है नहीं। अब आपकी चॉइस ये है कि मैं संसार के सारे भोगों को भोग लूँ, तो राहु से प्रभावित होकर के आप कर लेंगे। आपको लगता है कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है, मुझे ध्यान में जाना है, मुझे अपने जीवन को सुधारना है, तो फिर आप केतु के प्रभाव में आ जाएगा। तो हॉरोस्कोप से पता लगता है कौन-सा ग्रह किसके लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। तो सर जैसे आपने राहु केतु की बात की, इसी हिसाब से शनि ग्रह का अगर प्रभाव किसी पर आ जाए तो उसका कुछ उपाय? शनि ग्रह का शनि से बड़े प्रभावित लोग हैं। बिल्कुल, सोचते रहते हैं शनि की साढ़े लगी, जगह ढेर लग गया, शनि की महादशा लगी। हाँ। शनि मतलब धीरे-धीरे चलने वाला ग्रह है। वो एक न्यायप्रिय ग्रह है, दृढ़ता का मालिक है। वो वो जल्दबाजी में नहीं कुछ करेगा, सोच समझ के करने वाला लोग। तो आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, धीरे-धीरे बातें करते हैं और अपने जीवन में स्पीड धीरे-धीरे रखते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं। हर काम को धीरे-धीरे करेंगे, तो वो उनसे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब नहीं है वो खराब है, अच्छे हैं, वो अपना ठीक है। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि उनका प्रभाव हर मनुष्य की हॉरोस्कोप के अनुसार अलग-अलग होगा। जिस किसी की कुंडली में वो योगकारी है, यानी सिग्निफिकेंट रहा है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होगा। यानी जीवन में जो लोग शनि ग्रह से प्रभावित हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बहुत पावरफुल काम करेगा वो, उसकी स्थिति के अनुसार। हाँ। और मान लो किसी के लिए वो राशि दूसरे की आ गई, तो जो उसके कंपैटिबल नहीं है, तो वो वहाँ परिणाम वैसे नहीं देगा। और तो नेगेटिव देगा, हम ऐसा ना सोचे तो अच्छा है। हम देखें कि उसके प्रभाव से हमारे को क्या करना है। अगर हमारा जो मेन कारक ग्रह है, जो योगकारी ग्रह है, उसकी शक्ति को हम अपने उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे हैं, तो वो असर कम हो जाएगा। तो सर शनि की साढ़े-साती क्या है और ये क्या प्रभाव डालती है जीवन पे? इसके बारे में कुछ बताइए? बड़ा गिनती क्वेश्चन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योतिष के अंदर। हाँ। देखिए क्या होता है, शनि का साढ़े-साती का मतलब होता है साढ़े 7 साल का एक हाँ। पीरियड, हाँ। जिसको 3 हिस्सों में बाँटा गया है। 3 राशियों पे ये चलता है, यानी 90 डिग्री का सफ़र तय करता है। 360 डिग्री में से 360 डिग्री का पूरा वर्क होता है जैसे, तो उसमें से 90 डिग्री का असर करता है। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30। हाँ। तो पहले जब 30 डिग्री पे चलता है, तो शनि की सरस्वती कब लगती है? जब किसी भी राशि में चंद्रमा बैठा हुआ हो पहले से। तो उससे एक राशि पहले जब शनि ग्रह ट्रांजिट के अंदर आएगा, तो उसको शनि की सरस्वती लग जाएगी। 30 डिग्री क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद दूसरे 30 डिग्री में जब आएगा, तो चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस होगा। फिर उसके बाद उससे अगली राशि तक 2.5 साल, तो ढाई, 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 साढ़े 7 साल का ये पीरियड होता है। इसको बोलते हैं शनि की साढ़े सती। अब इसका प्रभाव अलग-अलग राशियों पे अलग-अलग होगा। तो इसमें डरने वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि शनि ग्रह जो है मेन उसका रोल होता है कि 30 साल के बाद उसका प्रोग्राम आता है और जन्मते बच्चे का अगर 30 साल की उम्र नहीं है, तो उस कंडीशन में जहाँ उसका शनि बैठा है, तो वहाँ से भी शुरू हो जाता है, पहले भी चल पड़ती है। तो इसका सीधा-सा फ़ॉर्मूला ये है कि आपने पिछले जितने कर्म किए हैं, उसका एक ऑडिट हो रहा है आपका। ऑडिट समझते हैं? लेखा-जोखा ऑडिटर जाँच करते हैं, तो वो जाँच करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हो गए हैं, तो आपको भरपूर करता हुआ शनि की शक्ति आगे चली जाएगी। और अगर लगता है कुछ कर्म गलत हो गए हैं या पीछे से गलत लेके आए हैं और इस बार भी कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके कुछ हिसाब को चुकता करने के लिए प्लस माइनस का सारा जो रिज़ल्ट है, उसके हाथ में है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसी राशि के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं। सर ये शनि के लिए कोई अच्छा-सा उपाय ताकि कम समय में वो उपाय करके अपनी लाइफ़ बेहतर बना सके? शनि का सबसे बड़ा बेहतरीन उपाय यही है कि आप शनि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अनुसार चलिए। कार्य कोई भी करें, सोच-विचार के करें, लिखित में कार्य वर्बली कार्य करते हैं, उसमें गलती हो सकती है। लिखित में कार्य करने से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे नंबर 1। और नंबर 2 जो बात है उसकी, शनि चूँकि खुद धीरे-धीरे चलने वाला प्लैनेट है, तो आप इसको थोड़ा-सा एक्टिवेट करना चाहें, भी थोड़ा जल्दी से कार्य हो जाए, तो आप इसके द्वारा जो भी रचना रची गई है, आप उसमें कार्य जितना हो सके ईमानदारी, सच्चाई के साथ करें। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन देता है सच्चाई और ईमानदारी को।
अभी कोट जो बनी हुई है, जो काला कोट पहनते हैं, वो इसका अच्छा। परिणाम होता है ये। कि जज साहब जो बैठे हैं काला व्हाइट कोट पहन के और पीछे लगा तो सत्यमेव जयते, उसके हुँ। पीछे ये होता है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलिए, शनि आपका कुछ भी परिणाम देगा तो अच्छा ही। सन्नी के ऊपर जो तेल चढ़ाते हैं, वो उसका क्या मैटर है? वो क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किसी को रिश्वत देना है क्या? तेल चढ़ाना मत रिश्वत देना हो गया। तो वो तो वैसे ही ईमानदार बंदा है, ईमानदारी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए वो ऐसी बातें मेरे व्यवधारा है, मेरे समझ से परे हैं और मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये किसी का आस्था का विषय हो सकता है। हाँ। सुना है सनी हनुमान जी से बहुत डरते हैं। हाँ, तो उसका तरीका ये है कि आप अपना पसीना खूब बहाइए, अच्छा। उससे मंगल ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा आपका शरीर और मंगल का जो रोल है कुंडली में वो बैलेंस आ जाएगा। और सर बहुत जगह हैं मैंने ये सुना है कि जब शनि की साढ़े साती समाप्त होने वाली है, तो वो आपको बहुत सारा पैसा देके जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको धनवान करके जाता है। शनि वैसे देखा जाए तो जीवन से नीचाई नीचे से ऊपर उठा लेता है, परंतु किसी को पैसा-पूसा तो क्या देने वाली बात अलग है, उसके कर्मों को इतना अच्छा बना देगा, सही डायरेक्शन में दे देगा कि उसकी मेहनत से चूँकि ये मेहनती ग्रह है, तो ये आदमी को मेहनत तो खूब करवाता है और उसको करनी भी चाहिए। तो परिणाम नेचुरल अच्छे ही आएँगे ना उसके। पैसा डायरेक्ट नहीं मिलता, उसके कर्मों से निर्णय अच्छे होते हैं, निर्णय होने से काम उसका अच्छा बनता जाता है। वो अपने आप को समझता है कि मेरा समय पेड़ से चल रहा है। तो उसमें किसी प्रकार का नेगेटिव पार्ट नहीं होना चाहिए। शनि रिप्रेज़ेंट करता है मज़दूर वर्ग को, सफाई कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को और जो लाचार लोग हैं, उनको, बुजुर्गों को। तो अगर आप इनकी सेवा करें, तन-मन से, पूरे अहोभाव से करें, बिना किसी कंडीशन के करें, तो आपको लाभ कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये सच्चा उपाय है। सर आपने बात की कि अगर शनि की दशा को कम करना हो तो मंगल का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, तब उसको स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। इसे इसलिए जो मंगल का बेसिकली क्या है, उसके शरीर में जो ऊर्जा है, उसको प्यूरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो उसका तरीका है आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करिए इसके साथ। तो उसके लिए समय निकाल के जिम जाइए, जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो एक्सरसाइज कर लीजिए शारीरिक जिससे क्या पसीना आ जाए। हाँ, कोई आप प्राणायाम में लग जाइए, कोई दौड़ लगा लीजिए, कोई वॉक कर लीजिए, कोई रस्सी कूद लीजिए, दंड बैठक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। ऐसा करने से शरीर की गतिविधि में थोड़ी-सी हलचल होएगी तो जो शरीर का नेगेटिव हिस्सा है, वो बाहर गंदगी के रूप में पसंद के रूप बाहर आएगा। तो मंगल प्यूरीफाई हो गया। अब मंगल प्यूरीफाई हो गया तो जो दिन भर में कार्य करेगा वो बड़े शानदार होंगे आप। हुँ। साइमल्टेनियसली शनि ग्रह के ऊपर भी कोई लगता है कि आपका कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कम लग रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसी मेरी मान्यता है। सर हम थोड़ी बात वास्तु पे कर लेते हैं ना? चलिए ना, स्वागत है। हाँ, तो मेनली हमारा वास्तु के अनुसार घर किस दिशा में होना चाहिए? खड़ा हो जाएगा, दिशा किसको होना चाहिए? मेरा मानना है कि दिशाएँ सारी अच्छी हैं, किसी दिशा में भी मकान आपका हो सकता है। हाँ, ये जाँच करने के लिए आपके हॉरोस्कोप के अध्ययन करना पड़ता है और मान लो किसी का सूर्य ग्रह अच्छा है, हाँ, यानी अच्छी प्लेसमेंट पे बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्व दिशा में मकान लेना चाहिए और किसी का मंगल की पोज़ीशन बहुत सुंदर है, अच्छी है, साउंड है और वो व्यक्ति पसीना बहाने में भी माहिर है, कोई जिम जा रहा है, कोई खिलाड़ी है, कोई जैसे आप देखेंगे डॉक्टर्स लोग होते हैं, इंजीनियर्स लोग होते हैं, का मंगल वैसे ही ठीक होता है। तो ये लोगों को दक्षिण दिशा में मकान बनाना चाहिए। अच्छा, जिसके लोग वर्जित मानते हैं, मैं बोलता अच्छा बनाना चाहिए, मेरा खुद का मकान दक्षिण दक्षिण दिशा के अंदर है। हाँ। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा मैं बनाया अपनी कुंडली चेक करके बनाया मैंने तो मेरे को अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। ये तो सुना है कि घर के अंदर किचन और जो मंदिर होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कौन-सी दिशा में होने चाहिए? अ, मंदिर के जो स्थान फिक्स किया जाता है, वो जो सूर्य के शुरू में 10-15 मिनट की किरणें आ रही होती हैं, पहली किरण से, वो पवित्रता के लिए होती है। तो अगर हम नहा धो करके, फ्रेश हो करके उसके सामने चले जाएँ, तो उस दिशा का कोई भी जगह बना रखी है आपने, तो वहाँ बैठ कर के आप ध्यान में बैठिए, पाठ करिए, जो भी आप चाहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करिए, वो सारे फ़ायदेमंद होते हैं, चूँकि उसको एनर्जी वैसे मिल रही होती है। तो एनर्जी मिलने से उसकी जो एनर्जी खुद की है, उससे बूस्टिंग हो जाती है। अब किचन जो है, किचन साउथ ईस्ट में लेते हैं, तो साउथ ईस्ट को शुक्र ग्रह से डिनोट करते हैं और शुक्र ग्रह घर में स्त्रियाँ होती हैं, तो स्त्रियों की दिशा होती है और सारी बीमारियाँ जितनी भी हैं, वो सारी साउथ ईस्ट से एंटर कर रही होती है बता तो इसलिए किचन वहाँ रखते हैं और बैक्टीरिया को जलाने के लिए चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। इधर से इंफ्रारेड रेज़ आ रही होती हैं, वो भी उसको कर रही होती हैं, काउंटर कर रही होती हैं। हुँ। तो वहाँ साउथ ईस्ट में ही चूल्हे का जगह दर्ज की। सर आप बताइए कि कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्शन का पता नहीं होता कि रूम बना लेते हैं,
सोना किस तरफ है, बैठना किस तरफ है, तो क्या ये भी इम्पैक्ट डालती है लाइफ में कि किस तरफ सर्फ करके हम सो सकें? हाँ, ये बहुत कीमती बात है ये। और मैं कैसे बताऊँ कि जब मैं कई बार शमशान घाट जाता हूँ तो मुझे पता होता है अभी लोगों को गलत लिटाया हुआ होता है। तो हमारी इच्छा होती है कि हम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी धारणाएँ कुछ बनी होती है। हाँ। हमारी पृथ्वी घूम रही है, इस तरह सबको पता होगा। तो जो पृथ्वी घूम रही है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चल रही है, जिसको हम कहते हैं अभी दिन और रात बनते हैं। और फिर सूर्य के चारों ओर ऐसे ही घूम रही है, तो ऋतु बदलती है। जैसे कोई चीज़ घूमती है तो एक एनर्जी का लेवल बढ़ता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ रेज़ चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ पृथ्वी के घूमने से। उत्तर दिशा से जब चल रही है रेज़ इधर, तो हमारा जो शरीर का ये हिस्सा टॉप टॉप है, इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, रिप्रेज़ेंट करता है। और गुदा द्वार हमारा है वो साउथ दिशा। तो हमें जब बंदा ज़िंदा होता है, यानी व्यक्ति को ज़िंदा है, जीवित है, तो उस सब वो स्वस्थ व्यक्ति को सिर दक्षिण दिशा में करके पैर उत्तर में होने से। तो ऐसा करने से क्या होगा? होने चाहिए। ऐसा करने से उनका जो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्लड के सेल्स हैं, वो जब सोएँगे तो खिंचाव फ़ील करेंगे कि उत्तर दक्षिण में चला गया आपस में अट्रैक्ट हुआ और दक्षिण उत्तर में चला गया तो वो अट्रैक्ट हुआ। तो बॉडी में खिंचाव पैदा होगा। तो इससे लोगों की हाइट भी बढ़ती है जब बच्चे को सुलाते हैं ऐसे और हमारा 4-5 घंटे में बड़ी फ्रेश नींद के साथ उठ सकते हैं। उल्टा करने से हमारा शरीर संपीड़ित होगा, कंप्रेस्ड होगा, तो तकलीफ बढ़ेगी, उदासी आएगी, उबासी आएगी, ढंग से नींद खुलेगी। पर जब बंदा मर जाता है, हाँ। उस वक़्त सिर उसका उत्तर में, पैर दक्षिण में कर देना, उल्टा। कि हमारे शरीर की प्राण शक्ति जो है, वो किसी भी द्वार से बाहर निकले, इसलिए उसको सुगमता प्रदान की जाए। क्या वास्तु करवाने से व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव पड़ता है कोई? जैसे स्वास्थ्य सही हो क्या उनका स्वास्थ्य सही हो जाता है? और क्या उनके मतलब जैसे उनकी कोई आय है, उस पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो मोर और लेस 25-30% काम करता हाँ। है। समझने के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसे प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ हैं, तो उसमें सूर्य की रोशनी है, हवा का प्रवाह है और इसके साथ में कॉस्मिक रेज़ है। वो किस दिशा में, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी हमें चाहिए, भरपूर कर लेंगे तो सँभाल भी नहीं पाएँगे। जितनी चाहिए उसके पैरामीटर को तय करके अनुपात के अनुसार प्लॉट के साइज़ के हिसाब से डिवाइड कर देता है। खिड़कियाँ उसकी कितनी हो, दरवाजे कितनी हो, इनका असर पड़ता है 25-30%। अच्छा। बाकी 70% तो कुंडली ही काम कर रही होती है। आप किसी भी जगह चले जाइए, अगर आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में अच्छे प्लेसमेंट है प्लैनेट का और दशा भी आपके फ़ेवर में मिली हुई है, तो वास्तु दोष भी अगर किसी जगह पे माना जाए है, जो कि लोग निर्धारित करते हैं, तो उससे उसका असर कम हो जाएगा। अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर मान्यताओं के ऊपर जो आपने मान लिया, वो ज़्यादा असर करता है। आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं? तो सर सुना है कि मतलब मंदिर घर के मंदिर में हमने मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और फिर भी विचार हैं, संस्कार हैं, पुराने चले आ रहे हैं, तो मान्यताएँ हैं, धारणाएँ हैं, रीति-रिवाज हैं, बड़े-बुजुर्गों की बातें हैं, सम्मानजनक तौर पे, तो रखनी चाहिए। तो कोई भी एक फ़ोटो या एक मूर्ति जो आप समझते हैं कि मैं इसके फ़ेवर में नहीं हूँ, हाँ। आप समझते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बना कर के अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पे रखिए, पर एक होनी चाहिए। अच्छा। 2, 3, 5, 10, 15 जब देखेंगे आप बहुत सारी, तो आप अपने मन को खंडित कर लेंगे। खंडित मन जब एकाग्र नहीं होगा, तो आपके सारे कार्य खराब होंगे। तो जहाँ-जहाँ भी इस तरह के उपक्रम होते हैं, वहाँ ग्रह क्लेश भी ज़्यादा होता है और हर तरह से परेशानियाँ वहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे सर आपने बताया गृह क्लेश के बारे में, आजकल ज़्यादा ही चल रहा है गृह क्लेश, सास-ससुर के बीच में, पति-पत्नी के बीच में। तो इसका क्या उपाय है? इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सर, अब देखिए कि ये आप महसूस करिए भी काफ़ी अधिकांशतः घरों में ऐसा हो सकता है। हाँ। वो क्या करते हैं, जहाँ तक मेरे को समझ में आया अभी जीवित जो व्यक्ति हैं घर में, हाँ। जैसे चंद्रमा पिता है हाँ। सॉरी सूर्य ग्रह जो है पिता को रिप्रेज़ेंट करता है, चंद्रमा माता को रिप्रेज़ेंट करता है और मंगल ग्रह भाई को रिप्रेज़ेंट ख़ास तौर से छोटा भाई। बुध ग्रह जो है बहन को रिप्रेज़ेंट करता है, बेटी को रिप्रेज़ेंट बुआ को रिप्रेज़ेंट हुँ। और साथ में अब बृहस्पति ग्रह गुरु को रिप्रेज़ेंट करता है, बड़े भाई को रिप्रेज़ेंट शुक्र ग्रह पत्नी को करता है
शादीशुदा बेटी को करता है, शादीशुदा बहन को भी करता है। शनि ग्रह चाचा, मामा, ताया को रिप्रेजेंट करता है। राहु ग्रह जो है ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। केतु ग्रह अपने बेटे को करता है। मेल। अब ये सारे घर में मौजूद हैं। इन सब के साथ खास तौर से बुजुर्ग दादी है, दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, इनके साथ तो इतना ज़्यादा उनका संबंध मधुर नहीं होता और घर में पाठ पूजा करते रहते हैं, फ़ोटो रख कर के। उससे बेहतर है मैं ये कहूँगा जो समय वहाँ लगा रहे हैं, उतना समय अपने माता-पिता, बुजुर्ग जो बैठे हैं उनके साथ बिताइए, ये ज़्यादा परिणाम अच्छे दे देंगे। आप उनको कुछ मत दीजिए, कम से कम उनके पास बैठ के प्यार से बैठ कर के उनके शब्दों को सुन लीजिए क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं है, बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए हैं और वो उनका जीवन जो है, मन तो उनका चल ही रहा है ना। या तो उनको ध्यान साधना सीखनी होती तो ये ब बात ही नहीं आएगी, जहाँ ध्यान साधना चलती है वहाँ क्लेश नहीं होते। हाँ। वहाँ इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अपने आप को समझ चुके होते हैं। यहाँ तो वहाँ पे जब दूसरों से उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और वो कर नहीं पाते तब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात ये है घर में सफाई होनी चाहिए, कचरा जितना भी है सारा बाहर निकाल दिया जाए। डेली सुबह-शाम कोई ज़्यादा नहीं तो कोई ऐसा खुशबूदार पदार्थ लगाया जाए, अगरबत्ती है, जैसे कोई देसी घी दीपक जला दो, वो सारे घर की नेगेटिव दूर कर सकता है। फिर आपसी संबंधों में जितना हो सके वॉलंटरीली मदद करनी चाहिए। कोई कहे फिर काम करे इससे बेहतर है मुझे पता है मेरे सामने हो रहा है तो उसको कर देना चाहिए। किसी गलतियाँ ढूँढना, फॉल्ट फाइंडर्स बन के व्यवहार करते हैं, तो वहाँ क्लेश ज़्यादा हो, तो इससे बचा जा सकता है। पत्नी के साथ तो इतना खास व्यवहार रखना चाहिए जिससे वो खुश रहे। अगर वो पत्नी खुश है, सारा घर ठीक रहेगा। ये और बता दूँगा। जिस घर की पत्नी दुखी है, हाँ। वो पूरा परिवार में क्लेश ज़्यादा पड़ा रहेगा। अच्छा, अच्छा। क्योंकि इसमें ज़िम्मेवारी किसकी है? वो लेडी की जो अपनी सास को भी सँभाल रही है, ससुर को भी सँभाल रही है, पति को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है और वो ही पीड़ित है, शब्दों से। सही। कुछ गलती किसी से भी हो सकती है, गलती करना अपराध भी नहीं होता। जानबूझ के गलती करना जो है उसके ऊपर है टिप्पणी करना वो थोड़ा-सा गलत माना जाता है। उसको प्यार से थैंक्स करने में कितनी बात लगती है, खाना बनाया उसने, थैंक्स क्या दिक्कत है? वो खुश हो जाएगी। इससे है क्या परिवार का पूरा वातावरण बदल जाएगा। फिर इकट्ठे बैठे खाओ। क्लेश को दूर करने का तरीका सब लोग इकट्ठे बैठ के एक वक़्त खाना जब भी खाओ 2 में से जब भी खाओ तो इकट्ठे ये भी एक बहुत बड़ा इकट्ठे खाते ही मंगल का एक्टिवेट हो जाता है। तो उनका मंगल ग्रह कैसे भी किसी का हो, वो ठीक हो गया। सर आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे आपने बात की पति-पत्नी के बीच में, तो उसका क्या कारण है कि डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? और उसके लिए कोई अच्छा-सा उपाय है कि ये कम हो? इससे जो बैकग्राउंड है वो दोनों की गलती होती है। जैसे शादी के वक़्त पे जो फेरे लेते समय विद्वान जन से वो वादा करते हैं सबके सामने बंधन के दौरान, 7 वचनों का पालन करते हैं। ऐसा बाध्य करना पड़ता है, तभी वो पत्री जो है राइट से उठ कर के लेफ्ट जाती है, कि मैंने स्वीकार किया वरमाला डालने के बाद की बात है। हाँ, तो जो शब्द बोले जाते हैं, कि पत्नी बोलती है मैं आपका ख्याल रखूँगी पति का, पति बोलता है मैं इसका ख्याल रखूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। वो भूल जाते हैं अपने दैनिक जीवन में समय के अनुसार। वही एक कारण क्लेश का बनता है, वही एक कारण डाइवोर्स का। तो ये शब्द जो है उनको लिखित में देने चाहिए, ताकि वो मोटे-मोटे अक्षरों में लिखे हों घर के अंदर कहीं रोज़ पढ़ने चाहिए, पूजा उसकी करनी चाहिए, रोज़ आरती उसी की करनी चाहिए कि मैं इसका वचन का पालन करूँगा, तो कभी क्लेश होएगा ही नहीं। वो वचनों का पालन अपने शब्दों का पालन नहीं करते इसलिए क्लेश बनते हैं। तो डाइवोर्स तो ईगो प्रॉब्लम होती है। पत्नी ज़्यादा कमाने लगी तो पति को परेशानी खड़ी होगी। पति इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि घर का खर्चा चला सके तो पत्नी काम करेगी। हाँ। वो काम भी करेगी बराबर, घर भी सँभालेगी, तो अब हक तो उसको इस बात का है ना कि कुछ उसको भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कुछ मदद मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं जिन घरों में, वहाँ समस्या ज़्यादा आती है। कुछ लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो ठीक रहता है उनका माहौल। तो कई लोगों की तो शादियाँ ही नहीं हो रही है, तो उसका क्या कारण है कि उम्र हो जाती है और शादी नहीं हो रही है? बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, बिस्तर पे बैठ के टीवी देखते हैं और बिस्तर पे बैठ कर पढ़ाई करते हैं और बिस्तर पे बैठ कर के मोबाइल, अखबार वगैरह सारी पढ़ते हैं, सारा कार्यक्रम बिस्तर पे करते हैं। बिस्तर होता है शुक्र ग्रह का, तो शुक्र ग्रह भाग गया वहाँ से, खराब कर दिया, गंदा कर दिया। अगर जल्दी शादी करनी है तो शुक्र ग्रह को उसकी पवित्रता को बरकरार रखिए, तो बिस्तर अपना साफ रखिए, बल्कि बेडरूम पे सिर्फ़ आप सोने के लिए जाइए। अच्छा। पढ़ाई को अलग कमरे में जाके करिए और खाना भी आप किचन के आस-पास बैठ के खाइए, अलबत्ता किचन में खाइए, हाँ। तो काम आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जैसे सर आपने शुक्र ग्रह की बात की, शुक्र ग्रह को लग्ज़री ग्रह भी माना जाता है। क्या ये सही है? शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पूरे विश्व का जितना भी कंफर्टेबल
वर्ल्डली कंफर्ट्स जितने भी हैं वो सारे शुक्र ग्रह को डिनोट। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जितनी भी सुंदर-सुंदर वस्तुएँ हैं, हम ये बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं या हम जो कुछ भी देख रहे हैं, शुक्र का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है प्लस राहु का। तो राहु जो दिखाई ना देवे, अब वाइब्रेशंस आ रही है, जा रही है, तब राहु है। शुक्र ग्रह इसके उपकरण हैं सारे, प्लस जो भी सुविधाएँ हैं, वो सारी शुक्र का इस्तेमाल करते हैं। अब कुंडली में क्या होता है कि कोई ग्रह मानो किसी का अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो हम दोषारोपण लगाते हैं भी इस वजह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सारे ग्रह कुछ ना कुछ मदद प्लस करते हैं, कुछ मद माइनस करते हैं। कि हमें शुक्र ग्रह के परिणाम अच्छे लेने हैं, तो सबसे पहले घर से शुरू करते हैं। तो घर में क्या होता है, जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं, वो सारी शुक्र ग्रह होती है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी उसी रेंज में जाना चाहते हैं, तो उनका सम्मानजनक तरीके से आप व्यवहार करिए, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए, ताकि वो शुक्र ग्रह के रूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके कार्य बनते और अच्छे तरीके से बनेंगे, परिणाम अच्छे आएँगे, तो आप उस रेंज में आ जाएँगे। सर जो कुछ लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, तो उन पर एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसा कह सकते हैं, बड़ा दिलचस्प वाला मेरे पास भी कई लोग आके पूछते हैं, तब हम तो इन चीज़ों में वहम में पड़ते नहीं, बहुत-सी बात है, क्योंकि वहम तो ये है भी नहीं। हाँ, अब सूर्य की किरणें आ रही है ना? हमने क्या कर रखा है, पर्दे लगा रखे हैं। तो सूर्य की किरण ढक थोड़ी गई, वो तो आ ही रही है। तो आ रही हम नहीं मान रहे तो क्या हो गया? हाँ, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह पे है, अपना काम कर रहा है। जैसे मेडिकल शास्त्र है, रसायन शास्त्र है या भूगोल शास्त्र है, हाँ, वगैरह-वगैरह बहुत शास्त्र है। हमें अपने अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार कितना क्या है, तब हम देखते हैं। जब व्यक्ति विशेष के पास सारा कुछ सुख-सुविधाएँ पहले से मौजूद है, उसको कहाँ ज़रूरत रहेगी ये ग्रहों के बारे में जानने की। जब कोई किसी का जीवन काल में कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं, जिससे उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया और मेरे प्रति कोई सहायता नहीं मिल पा रही किसी से और मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, तो मैं सफल नहीं हो पा रहा। तब उसका ध्यान जाता है कोई ऐसी सत्ता भी काम कर रही है, जो मेरे इरादों को बदल रही है। यानी मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसी कौन सत्ता है जिसको लिए वो तैयारी करता है पता कराने की। तब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के बात करता है भी मेरे जीवन में इससे पहले तो ये हो रहा था अच्छा और अब कुछ खराब चल रहा है। इसके बारे में क्या कारण हो सकता है? और दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, सब लोग मानते हैं। हाँ, कोई दिन के उजाले में मानता है, कोई रात के अंधेरे में मानता है। कोई छुप-छुप के आता है और बात कराता है, कोई सबके सामने शरेआम बात करता है। इसलिए ये कह देना कि गलत रहेगा कि वो उसका असर नहीं पड़ता। सभी के शरीरों पे असर पड़ रहा है, सभी की आत्माओं के ऊपर असर पड़ रहा है, पूरी सृष्टि के ऊपर पड़ रहा है। सब किरणें सूर्य की पड़ रही हैं, पशु, पक्षी, बिल्डिंग, मकान सब पे पड़ रही है। तो कैसे मान लेना कि इसका असर नहीं पड़ता? और अगर नहीं पड़ रहा तो उस बंदे को आप बोलो 2 घंटे धूप के अंदर खड़ा होके दिखा दे। रात के टाइम में ठंड के टाइम पे चंद्रमा के नीचे रोशनी में उसकी खड़ा होके दिखा दे 2 घंटे। सही तो मतलब पड़ रहा है तभी तो असर हो रहा है ना। और ठंड का असर पड़ रहा है, ठंड दिखाई दे रही है क्या? इससे गर्मी का असर पड़ रहा है, गर्मी दिखाई दे रही है क्या? इसी तरह से ग्रहों की रश्मियाँ का असर पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रही है। परमात्मा की कृपा भी वहाँ से बरस रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। महसूस करने के लिए हमें अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, किसी दूसरे पे टिप्पणी नहीं करनी पड़ेगी। वो तो आप अनुभव करके, कैलकुलेशन करके उसको सिद्ध कर सकते हाँ, हैं, उसी को साइंस कहेंगे। ज्योतिष कंप्लीट साइंस है, क्योंकि 100 साल पहले कब क्या-क्या होगा आज पता है हमें। जैसे महाकुंभ की बात की आप, महाकुंभ में पहले से निर्धारित है ना, पहले से निर्धारित था कि ये कई साल पहले ही बोल दिया था और आज ही बोलेंगे फलानी तारीख को इतने बजे इतने मिनट पे फिर महाकुंभ होएगा, का होएगा या अर्धकुंभ होएगा, 3 तरह के कुंभ होते हैं, तो उसमें बताया जाता है। 6 महीने वाला, 12 साल 6 साल वाला और फिर 12 साल वाला और फिर हाँ, 144 साल वाला। तो ये जो कुंभ का होता है या कोई होता है तो उसका टाइमिंग आज कैलकुलेट हम कर सकते हैं ना, हाँ, हम अभी गए तो नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, तो ये साइंस नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा? इसी को साइंस कहते हैं। हाँ।